जय हिंद दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मंथली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मंथली करेंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे और ये कहां पर आयोजित होंगे? अहमदाबाद में। आपको याद रखना है कि इससे पहले भारत 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, जिनकी शुरुआत हुई थी 1930 में और इनका जो पहला आयोजन है ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत और भूटान के बीच कितनी सीमा पार रेल लिंक परियोजना विकसित करने पर सहमति बनी है? आंसर हो जाएगा 2। तो भारत और भूटान के बीच में 2 रेल लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें रेल के माध्यम से भारत और भूटान को कनेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये है असम, ये है पश्चिम बंगाल और ये है भूटान। तो जो पहला प्रोजेक्ट होगा ये होगा कोकराझार असम से लेकर गेलेफू भूटान तक और दूसरा प्रोजेक्ट होगा वनारहाट पश्चिम बंगाल से समस्ते भूटान तक। तो यहां पर 2 रेल लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और ये जो 2 रेल लिंक परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं इसका उद्देश्य भारत और भूटान के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो जो पहली परियोजना है जो कि कोकराझार असम से गेलेफू भूटान तक है, इसकी लंबाई है 69 किलोमीटर की और जो दूसरी परियोजना है बनारहाट पश्चिम बंगाल से समस्ते भूटान तक, इसकी जो लंबाई है वो है 20 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 102। तो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 102। तो इस सूचकांक को किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और वेल्ट हंगर हेल्प जो कि जर्मनी की संस्था है, इन दोनों संस्थाओं ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 को जारी किया है। इसमें 123 देश शामिल किए गए थे। भारत 102वें नंबर पर रहा है। भारत का जो स्कोर रहा है ये 25.8 रहा है, यानी भूख की गंभीर श्रेणी में भारत आता है। वैश्विक स्तर पर 5 के स्कोर से कम वाले टॉप देश की बात करें तो आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना है, यानी यहाँ पर भुखमरी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला देश है सोमालिया जिसकी रैंक है 123। भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा 102 है। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना लिखी है। यह जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का भारतीय संस्करण है। यह आत्मकथा मेलोनी के जीवन, विचारों और राजनीतिक यात्रा को दर्शाती है। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सोनाली सेन गुप्ता। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोनाली सेन गुप्ता को कार्यकारी निदेशक हाल ही में नियुक्त किया है। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर है वर्तमान में संजय मल्होत्रा जो कि 2024 में बने थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख और वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई की सुधा बालकृष्णन। डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू और टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, फिर बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है।
अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लड़कियों में बाल विवाह के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 69%। यानी दोस्तों लड़कियों के जो बाल विवाह के मामले थे उसमें 69% की कमी आई है और लड़कों के बाल विवाह के मामले में 72% की कमी आई है। तो अभी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट का नाम था टिपिंग पॉइंट टू जीरो ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। इसमें यह बताया गया है असम ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है जहां पर लड़कियों के जो बाल विवाह के मामले हैं उसमें 84% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बनेगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बनने जा रहा है? कल्याण सिंह नगर बनेगा। इसकी घोषणा हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है और ये जो कल्याण सिंह नगर बनने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह के सम्मान में बनाया जा रहा है। दोस्तों इस 76वें जिले में अलीगढ़ के अतरौली और गंगरी तहसील को मिलाया जाएगा। इसके अलावा बुलंदशहर के डिबाई तहसील को भी मिलाया जाएगा और इनको मिलाकर के एक नया जिला बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। कथक और रासलीला प्रमुख नृत्य है। दलदली हिरण या बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु है। सारस क्रेन राज्य पक्षी है और अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा तिमोर लेत्से। तो दोस्तों तिमोर लेत्से देश आसियान का नया सदस्य बना है। तो आपको याद रखना है कि अभी कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसी शिखर सम्मेलन में तिमोर लेत्से देश को आसियान में शामिल किया गया है। इस प्रकार से आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? तिमोर लेत्से बन गया है। दोस्तों तिमोर लेत्से ने 2011 में आसियान में शामिल होने के लिए आवेदन किया था लेकिन फाइनली 2025 में उसको मेंबरशिप मिल सकी है। 2025 में आसियान का अध्यक्ष कौन है? मलेशिया। आसियान की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना इसका काम है। 11 इसके मेंबर हैं। कौन कौन? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेत्से। भारत आसियान का मेंबर नहीं है लेकिन इसका डायलॉग पार्टनर है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। अभी जो 47वां सम्मेलन है ये जरूर याद रखना है कि ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा खालिद अल एनानी। तो जो खालिद अल एनानी है ये यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं जो कि इजिप्ट देश के हैं, मिस्र देश के हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है और 1945 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है जिसके दौरान 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है जिसमें फूलों की सजावट की जाती है। तो दोस्तों हैदराबाद में जब बथुकम्मा त्यौहार मनाया गया था तो इस दौरान 7 टन फूलों से सजी 63.1 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी बथुकम्मा की सजावट की गई थी जो कि अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया था कि 1354 महिलाओं के द्वारा एक साथ समन्वय पारंपरिक प्रदर्शन किया गया था। तो ये 2 रिकॉर्ड बनाए गए हैं। चलिए कुछ महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मेमोंग महोत्सव मेघालय में, हरेला उत्सव उत्तराखंड में, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में बनाएं। पुष्कर कुंभ अलग है और पुष्कर मेला अलग है, ये दोनों अलग अलग है। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में, लेवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में, अंबुबाची मेला लगता है असम राज्य में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में और सिरू लिली उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कौन से 2 स्मृति चिन्ह जारी किए हैं?
आंसर हो जाएगा डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का। तो दोस्तों अभी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस अवसर पर पीएम मोदी जी के द्वारा एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया गया है। तो जो सिक्का जारी किया गया है उसमें एक ओर राष्ट्रीय चिन्ह है, दूसरी ओर भारत माता की छवि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय चिन्ह है और ये भारत माता की छवि है। और जो डाक टिकट जारी किया गया है उसमें जो आरएसएस के जो स्वयं सेवक थे उन्होंने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था, तो उस पार्ट को इसमें बताया गया है। आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। कहां पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तो 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम घाटियों में ड्रोन कवच नामक अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास सेना की पूर्वी कमान के अधीन स्पीयर कॉर्प्स के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य था आधुनिक ड्रोन तकनीकी और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स ने किस संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है या पदभार संभाला है? आंसर हो जाएगा एनसीसी, यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? बीरेंद्र वत्स बने हैं और वो 35वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की बात करें तो इसे नेशनल कैडेट कोर बोला जाता है। 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम है युवाओं को सैन्य अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सामाजिक सेवा के लिए प्रशिक्षित करना। एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। देखिए दोस्तों, कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। तो एसएसबी के डीजी हैं संजय सिंघल, बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ के डीजी हैं प्रवीर रंजन, एनएसजी के डीजी हैं वी श्रीनिवास, एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा, आईटीबीपी के डीजी हैं प्रवीण कुमार, आईसीजी के डीजी हैं शिवमणि परमेश और एनडीआरएफ के डीजी हैं पीयूष आनंद। इसके अलावा आरपीएफ की डीजी हैं सोनाली मिश्रा, असम राइफल्स की डीजी हैं विकास लखेरा, होमगार्ड के डीजी हैं विवेक श्रीवास्तव और बीआरओ के जो डीजी हैं वो हैं रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 128। तो अभी जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है, इसमें भारत की जो रैंक है वो है 128। तो इसको रिलीज किसने किया है? द हेरिटेज फाउंडेशन ने, जो कि अमेरिका का एक फाउंडेशन है। तो इसने 176 देशों के लिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत 128वें स्थान पर है और भारत का जो स्कोर है वो है 53। भारत को अधिकांशतः अस्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान 26वां रहा है। अगर हम टॉप 3 देश की बात करें, यानी जहां पर सबसे ज्यादा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, वो है सिंगापुर, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची। तो इन 3 वैज्ञानिकों को 2025 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और जो मैरी ब्रंको हैं ये अमेरिका की हैं और फ्रेड रैम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं और सिमोन साकागुची ये जापान के हैं। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक हैं। 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, जिसके अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। मानवता की भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को इसमें सम्मानित किया जाता है। 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 1969 से शुरू हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची बनी है।
जापान की अगर हम बात करें तो टोक्यो राजधानी है, जापानी यहाँ की भाषा है, जापानी एन यहाँ की करेंसी है। और जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता को एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित महानगर बताया गया है। इसके बाद है हैदराबाद, फिर पुणे, फिर मुंबई, कोयम्बतूर और फिर चेन्नई है। सबसे असुरक्षित महानगर बताया गया है कोच्चि को, जो कि केरल में है। इसके बाद दिल्ली, फिर सूरत, फिर जयपुर, फिर पटना। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। तो दोस्तों, वर्तमान में जस्टिस BR गवई भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अब 53वें नंबर के कौन बन गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं। तो अभी BR गवई ने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है सरकार को कि इन्हें अगला चीफ जस्टिस बनाया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। दोस्तों, जो अभी वर्तमान में CJI हैं BR गवई जी, उनका कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो 24 नवंबर को CJI के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेने वाले हैं और वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे, जब उनकी आयु 65 साल हो जाएगी। और आपको याद रखना है कि उनका जो कार्यकाल होगा वो 14 महीने का होगा। जस्टिस सूर्यकांत की बात करें तो 10 फरवरी 1962 को इनका जन्म हिसार हरियाणा में हुआ था, यानी ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। और इन्होंने ग्रेजुएशन हिसार से की है, LLB रोहतक से, यानी कि ये इनकी जो शिक्षा है वो हरियाणा में ही पूरी हुई है। देखिए, 53वें नंबर के तो जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे। 54वें नंबर के कौन होंगे? जस्टिस विक्रमनाथ। 55वें नंबर की होंगी V नागरत्ना, जो कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, 2027 में बनेंगी ये। 56वें नंबर के होंगे PS नरसिम्हा और 57वें नंबर के होंगे JB पारदीवाला। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, वही अपॉइंट करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा 12। तो 12 राज्यों में SIR करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है। अभी कुछ समय पहले बिहार में जो SIR करवाया गया था वो काफ़ी चर्चा में रहा है, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में SIR कराने का फैसला किया है। ये जो SIR होगा ये 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक होगा। 103 दिन की ये पूरी प्रोसेस रहेगी। फिर इसके बाद वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। इसमें नए वोटरों का नाम भी जोड़ा जाएगा और वोटर लिस्ट में जो गलतियां होती हैं उनको भी सुधारा जाएगा। अब किन किन राज्यों में ये SIR होगा? तो अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, UP और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में SIR आने वाले समय में होने जा रहा है। शुरू हो गया है, 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक ये चलेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो अभी जो साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन रांची, झारखंड में हुआ है 24 से 26 अक्टूबर के बीच में। यह इस प्रतियोगिता का चौथा संस्करण था और 6 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान था। भारत ने सबसे ज़्यादा 58 मेडल जीते हैं, भूटान ने एक भी मेडल नहीं जीता है और ये सबसे अंतिम पोजीशन पर रहा है। तो भारत ने 20 गोल्ड, 20 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल 58 मेडल जीते हैं। श्रीलंका दूसरे, नेपाल तीसरे, चौथे पर बांग्लादेश, 5वें नंबर पर मालदीव, 6ठे नंबर पर भूटान रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्टजेलो क्रास्ना होर्काई को मिला है, उनका रिलेशन किस कंट्री से है?
आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी के लेखक हैं लास्चलो क्रास्नाहोरकाई, तो उन्हें 2025 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने उनके बारे में ये कहा है कि जो लास्चलो की रचनाएं हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं, दूरदर्शी हैं और वे दुनिया में आतंक और डर के बीच कला की ताकत को दिखाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस, इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2025 मिला है और ये तीनों अमेरिका के हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए मिला है। देखिए दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन हैं? तो सीवी रमन है, इन्हें 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, जिन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार जो मिला है केमिस्ट्री का, वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नामक एक नई तरह की आणविक संरचना के विकास के लिए मिला है। देखिए जो सुसुमु कितागावा हैं ये जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, ओमार यागी अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मारिया मचाडो को। तो मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और उनका संबंध वेनेजुएला देश से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो वेनेजुएला की ये विपक्ष की नेता हैं, जैसे हमारे देश में राहुल गांधी विपक्ष की नेता है, वैसे ही वेनेजुएला देश में ये विपक्ष की नेता है जिनका नाम है मारिया मचाडो। तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है हाल ही में। तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए लगातार 20 साल से वो संघर्ष कर रही हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले इंडियन कौन कौन हैं? तो 1979 में मदर टेरेसा को, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था पीस के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा विदर्भ। तो विदर्भ की टीम ने ईरानी कप 2025-26 जीता है। याद रखिएगा कि ये जो ईरानी कप है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, हर साल इसका आयोजन होता है। तो 2025-26 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता है और विदर्भ की टीम ने तीसरी बार ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले विदर्भ ने 2017-18, 18-19 में यह ट्रॉफी जीती थी। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया था, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ईरानी कप का जो पहला संस्करण था ये 1959-60 में हुआ था। तो रणजी ट्रॉफी की मौजूदा चैंपियन और श्रेष्ठ भारत की टीम के बीच ये हर साल आयोजित किया जाता है, यानी जिस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीता होता है और जो शेष भारत की टीम होती है उसके बीच ये हर साल मैच आयोजित किया जाता है। तो इस साल किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी ICA की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा शांता रंगास्वामी। तो शांता रंगास्वामी अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं और जो शांता रंगास्वामी हैं यह भी पूर्व महिला क्रिकेटर हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शेरी सिंह। तो भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह बनी है। अभी ये प्रतियोगिता मनीला फिलीपींस में आयोजित की गई थी, जो कि इस प्रतियोगिता का 48वां संस्करण था। इसमें 120 से अधिक देशों की जो विवाहित महिलाएं हैं वो शामिल हुई थी। तो इसमें शेरी सिंह ने जीत हासिल की है। इस प्रकार से वो भारत के लिए पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा और इनका संबंध नोएडा से है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया देश जो है वो IUCN का मेंबर बन चुका है। तो
तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। IUCN का मतलब क्या होता है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, और इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यह संगठन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है और जो प्रजातियां हैं, चाहे वो जीवों की प्रजातियां हो चाहे वो वनस्पति की प्रजातियां हो, उनका संरक्षण करता है और पर्यावरण के लिए जो नीति निर्माण होता है उसमें सहयोग करता है। अभी दोस्तों एक और देश इसमें शामिल हुआ है जिसका नाम है तुवालू। ठीक है, तो जो तुवालू देश है ना, ये भी IUCN में शामिल हुआ है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और जो तुवालू देश है वो IUCN में शामिल होने वाला 90वां सदस्य है। इस पॉइंट को भी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो जोएल मोकेर, पीटर हॉविट और फिलिप एगियोन, इन 3 अर्थशास्त्रियों को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि जो जोएल मोकेर हैं ये अमेरिका के हैं, पीटर हॉविट अमेरिका के, फिलिप एगियोन UK के हैं। और नोबेल समिति ने इन अर्थशास्त्रियों के बारे में ये बताया है कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीकी तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। तो इसके लिए इन तीनों अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियो गोर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के भारत में राजदूत कौन बनाए गए हैं? सर्जियो गोर बनाए गए हैं। और सर्जियो गोर अमेरिका के सबसे युवा राजदूत हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए थे? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी अभी हाल ही में भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए थे। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया था और इसके अलावा उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी से भी मुलाकात की थी। उनकी ये जो यात्रा थी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है उनको और मजबूत करने के लिए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 85। तो अभी जो अक्टूबर 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें यह देखा गया था कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, तो इसमें भारत 85वें नंबर पर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और भारत के जो पासपोर्ट धारक हैं वो दुनिया में 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। और आपको टॉप 5 तो जरूर याद रखना है। टॉप 5 में सिंगापुर पहले, दक्षिण कोरिया दूसरे, जापान तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड है, और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डैन कैट्ज। तो डैन कैट्ज को अभी हाल ही में IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये उनकी पहली नियुक्ति नहीं है बल्कि IMF में एक पद होता है जिसे पहला उप प्रबंध निदेशक बोला जाता है। ठीक है, तो IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? डैन कैट्ज बने हैं जिनका संबंध अमेरिका से है। IMF की बात करें तो इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाता है, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को होती है और इसने अपना काम शुरू किया था 27 दिसंबर 1945 को। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 190 इसके मेंबर हैं और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं। मुख्य अर्थशास्त्री है पियरे ओलिवियर गोरेंचास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारतीय पर्यटकों के लिए UPI भुगतान सुविधा शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा जापान। यानी जापान ने ये कहा है कि जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनके लिए जापान में UPI भुगतान सेवा शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो लापता लेडीज फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। जो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का समारोह था ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। शाहरुख खान ने इसको होस्ट किया था। लापता लेडीज फिल्म को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे 24, सबसे ज़्यादा इसी फिल्म को पुरस्कार मिले हैं 13। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी और इसे अक्सर हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है।
दोस्तों विनर डिस्कस करते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जीनत अमान एंड श्याम बेनेगल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का किरण राव को मिला है, जो कि लापता लेडीज फिल्म की डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन रहे हैं चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट फिल्म क्रिटिक रही है आई वांट टू टॉक। बेस्ट एक्टर क्रिटिक राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक प्रतिभा रांटा। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस छाया कदम। बेस्ट डेब्यू फीमेल नितांशी गोयल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है मधुबंती बागची को। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के कुछ प्रमुख विजेता हैं, इनको आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हर्ष संघवी बने हैं। तो अभी उन्होंने इस पद की शपथ भी ली है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री। विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक हार्मनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह सेशेल्स देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी वहां पर राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो उन्होंने बेबल राम कलावन को हरा दिया है, और पैट्रिक हार्मनी अब सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्सी रुपया यहाँ की करेंसी है, और यह अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, यानी सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर स्थित है सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है 13 से 26 अक्टूबर के बीच में। इसका उद्देश्य था सैन्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना। 2025 के प्रमुख युद्ध अभ्यास एक बार रिवाइज करते हैं। धर्म गार्जियन भारत जापान, एक्यूबेरन भारत मालदीव, इंद्र अभ्यास भारत रसिया के बीच होता है, यह एक नौसैनिक अभ्यास है। ला पेरोस 2025 का जो आयोजन हुआ था, यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था, जिसका आयोजन मलक्का सुंडा और लैम्बोक जलडमरू मध्य में हुआ था। शूर्यकिरण अभ्यास भारत नेपाल, विंग्ड रेडर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, जल थल रक्षा भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच हुआ है। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए दोस्तों, समुद्र तटों की स्वच्छता, वहाँ की सुंदरता और पर्यावरण स्थिरता को देखते हुए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। तो अभी महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो इसमें रायगढ़ के श्रीवर्धन और नगांव, पालघर में परनाका और रत्नागिरी में गुहागर और लाड़घर, इन सभी को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। यह जो सर्टिफिकेट है, ये डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि यह विशाखापत्तनम में स्थित है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करती है और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया है? तो 2026 से 28 तक के लिए चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना। और आपको याद रखना है कि यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में स्थापित की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके कुल मेंबर है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा बने हैं। तो भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को
सितंबर 2025 के लिए आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। यानी कि महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? स्मृति मंधाना। और पुरुष वर्ग में कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस वोक्स किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी नामक पुस्तक लिखी गई है? आंसर हो जाएगा राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो गोबी रेगिस्तान में चाइना ने दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। पिछले 2 वर्षों में बालोद में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय जी, उनका ये लक्ष्य है कि वर्ष 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त किया जाए। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो मणिपुर राज्य में सबसे ज़्यादा हिंसक अपराध दर्ज किए गए हैं और यहाँ पर 14,427 हिंसक अपराध दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं एनसीआरबी की, तो इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बोला जाता है। तो यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसका काम है पूरे देश में होने वाले अपराधों का डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और उसका प्रकाशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व के लिए गज रक्षक नाम का एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से हाथियों की रियल टाइम लोकेशन, मूवमेंट और व्यवहार की जानकारी मिल सकेगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और यहाँ पर बाघों का उच्च घनत्व पाया जाता है। दोस्तों, इसे टाइगर रिजर्व 1968 में स्थापित हुआ था। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को वर्ष 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार ग्लोबल न्यूज नेटवर्क के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुआ लोई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो अभी इसने वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड देश को प्रभावित किया है। यानी बुआ लोई तूफान वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड में आया था। और आपको याद रखना है कि वियतनाम में इस तूफान के कारण 26 लोगों की भी मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बनारस घराने। तो दोस्तों, बनारस घराने के एक गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। तो उनका निधन हुआ है 2 अक्टूबर 2025 को और मिर्ज़ापुर यूपी में उनका निधन हुआ है। बनारस घराने से संबंधित थे और वो ख्याल, पूरब अंग की ठुमरी, दादरा, चैती और भजन गायन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यशस्वी जायसवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा टाइम 100 नेक्स्ट। तो टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8% लगाया है। यानी आरबीआई का कहना यह है कि 2025-26 में भारत की जो जीडीपी बढ़ेगी वो 6.8% की दर से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? तो यह
थेनपट्टिनम चेन्नई में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बनी है। पहले नंबर पर झूलन गोस्वामी है जिनके नाम 255 विकेट हैं। दूसरे नंबर पर दीप्ति शर्मा है। तीसरे नंबर पर नीतू डेविड है। दीप्ति शर्मा के नाम 143 विकेट बताए गए हैं 112 पारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेंगे? आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर के दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे हैं 11 से 25 नवंबर 2025 के बीच में। और ये विश्व कप किसके द्वारा आयोजित करवाया जाएगा? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा। इसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका भाग लेंगे। भारत की कप्तान कौन होंगी? दीपिका टीसी, जो कि कर्नाटक से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने शुरू किया है? तो हाल ही में दोस्तों यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू किससे नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें जो अभ्यर्थी हैं वो इंटरव्यू कैसे देते हैं तो पूर्व अभ्यर्थियों का इसमें इंटरव्यू बताया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इंटरव्यू किससे नामक पोर्टल यूपीएससी ने लॉन्च किया है। यूपीएससी ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष भी पूरे किए हैं। देखिए, यूपीएससी की जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है संविधान में। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पी इनियान ने इसको जीता है। तो ग्रैंड मास्टर पी इनियान जो कि तमिलनाडु के हैं, तो उन्होंने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। उप विजेता केरल के एच गौतम कृष्णा रहे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर ग्रैंड मास्टर के शशि किरण रहे हैं और यह प्रतियोगिता अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ष 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ईटी नीलकंठन, प्रोफेसर बनवारी लाल और भावना पराशर, इन सभी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मजिया अमाग्लोबैली और किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आंद्रेज पोकजोबुट। तो आंद्रेज पोकजोबुट और मजिया अमाग्लोबैली को 2025 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसमें बेलारूस के कैदी पत्रकार हैं आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजा अमाग्लोबैली को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। 1988 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और इसका नाम सोवियत वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। 50,000 यूरो की राशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, तो वो $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनटीसीसी प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 14 से 16 अक्टूबर के बीच में। यूएनटीसीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, यानी कि इसमें वो देश शामिल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन को सैन्य सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के सेना प्रमुख शामिल हुए थे, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापना, बहुपक्षीय सहयोग, सैनिकों की सुरक्षा और नई तकनीकों के उपयोग पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा।
तो दोस्तों 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास हाल ही में चेन्नई तट पर तमिलनाडु में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य था समुद्री तेल रिसाव और प्रदूषण से निपटने की तैयारी करना, और इसका आयोजन किया था भारतीय तटरक्षक बल ने। अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक हैं परवेश शिवमणि और कार्य है इसका भारत के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा कर। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा मिगला। तो दोस्तों लद्दाख में मिगला पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है और ये हिमांक परियोजना के तहत बनाई गई है। इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने, और ये कहाँ पर बनाई गई है? मिगला दर्रा में, जो कि लद्दाख में है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 19,400 फीट। भारत चाइना सीमा के पास जो फुकचे गांव है, यहां तक पहुंच आसान हो जाएगी इस सड़क के माध्यम से। का नया वनडे कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका शुभमन गिल को। तो जो शुभमन गिल हैं वो भारत के नए वनडे कप्तान बन गए हैं। इसके अलावा टेस्ट की कप्तानी भी उनके पास है, जबकि T20 की कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा लेकेनमैब। तो लेकेनमैब नाम की दवा बनाई गई है अल्जाइमर के इलाज के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अल्जाइमर क्या होता है? तो अल्जाइमर को हम भूलने की बीमारी भी बोलते हैं। तो इसमें जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं, जिससे भूलने की बीमारी बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 22 मेडल जीते हैं। कितने मेडल दोस्तों? 22 मेडल। 22 मेडल में 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, ये भारत में ही आयोजित की गई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी की थी। इसमें गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल, संदीप संजय सरगर, शैलेश कुमार, निषाद कुमार, सिमरन शर्मा और रिंकू हुड्डा ने। देखिए मेडल टैली की बात करें तो ब्राजील ने पहला स्थान हासिल किया है, चाइना ने दूसरा और ईरान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? आंसर हो जाएगा सेंट जॉन्स द्वीप। तो सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मृत्यु के बाद वहां की सरकार ने जिस स्थान पर उनका निधन हुआ था उस द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है। तो सेंट जॉन्स द्वीप के पास तैरते समय में बेहोश होकर जुबिन गर्ग डूब गए थे। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब इसी द्वीप का नाम बदल दिया गया है। जुबिन गर्ग भारतीय प्रसिद्ध गायक और असम के सबसे बड़े गायक माने जाते थे। इसके अलावा वो एक एक्टर, संगीतकार और गीत लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा वर्जिस देसाई। तो वर्जिस देसाई के द्वारा मोदी का मिशन नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? कैथरीन कोनोली। आयरलैंड की बात करें तो राजधानी इसकी डबलिन है, पीएम है माइकल मार्टिन, यूरो यहाँ की करेंसी है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है वोरेवस्तनिक 9M739। दोस्तों इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड रेंज है, इसकी कोई रेंज नहीं है, ये अनलिमिटेड दूरी तक जा सकती है। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अभी जो टेस्ट हुआ है इस मिसाइल ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी है। इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो अभी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था मोन्था, तो उसका नामकरण किस देश ने किया था?
थाईलैंड ने किया था और ये मोन्था तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुनील अमृत को प्रदान किया गया है। तो भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अमृत, तो उन्हें उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने पृथ्वी के एक नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा इसका नासा। तो पृथ्वी का एक नया अस्थायी चंद्रमा खोजा गया है और ये चंद्रमा खोजा है नासा ने, जिसका नाम है 2025 PN7। अगला क्वेश्चन है राजमाता सिरिकित का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजमाता थी, क्यून मदर थी सिरिकित, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 24 अक्टूबर 2025 को। उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1932 को। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा गठित की गई नई बटालियन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा एक नई बटालियन गठित की गई है जिसका नाम भैरव है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने हाल ही में कफाला सिस्टम को समाप्त किया है। तो लगभग 70 साल पुराना ये कफाला सिस्टम अब सऊदी अरब में समाप्त हो गया है। तो कफाला सिस्टम में क्या होता था कि जो विदेशी मजदूर होते थे उन पर ये लागू होता था। इसमें मजदूर की जो पूरी जिम्मेदारी होती थी वो नियोक्ता यानी काफिल के पास होती थी। तो मजदूर बिना काफिल की इजाजत की नौकरी नहीं बदल सकता था, देश नहीं छोड़ सकता था और कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। काफिल मजदूर का पासपोर्ट तक रख लेता था जिससे मजदूर पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाता था। अब इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो विदेशी मजदूर रह रहे हैं उनको आज़ादी का अनुभव प्राप्त हुआ है, उन्हें आज़ादी और अधिकार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत से किसे मसाल वाहक चुना गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। तो 2026 के जो विंटर ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं उसमें भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन चुने गए हैं? अभिनव बिंद्रा चुने गए हैं। 2026 के जो विंटर ओलंपिक हैं ये इटली के मिलान और कोर्टिना डी अम्पेचे शहर में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जस्टिस प्रतिभा सिंह को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा WIPO। तो दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस है प्रतिभा M सिंह, तो वे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। उनका कार्यकाल 2025 से 27 तक होगा और वो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली इंडियन बनी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा में स्कूलों और कॉलेजों में अब करिकुलम में शतरंज यानी चेस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अबू सुफियान खारखारोव को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अबू सुफियान खारखारोव का संबंध रूस देश से है और वो रूस के शिक्षाविद, लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है भारत जापान समुद्री अभ्यास JMAX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ओकोसुका में इसका आयोजन किया गया है जो कि जापान में है। तो 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक ये आयोजित किया गया है ओकोशुका जापान में। इसमें भारत की तरफ से INS सहाद्री ने हिस्सा लिया था। इसका पहला संस्करण 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 52। तो अभी जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया है इसको मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। 52 देश इसमें शामिल थे। भारत को सबसे अंतिम स्थान हासिल हुआ है यानी 52वां स्थान हासिल हुआ है। पहला स्थान नीदरलैंड को, दूसरा स्थान आइसलैंड और डेनमार्क को हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है?
तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि सुल्तान जोहोर कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। इस बार इसका 13वां संस्करण हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया और न्यूजीलैंड ने इसमें हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी है। भारत दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो पाज किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह बोलीविया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, इन्होंने अभी राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बोलीविया की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। सुक्रे इसकी संवैधानिक और ला पाज इसकी प्रशासनिक राजधानी है और बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है। इसकी सीमा ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अभी ग्लोबल फायर पावर नामक संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें 145 देशों की जो सैन्य क्षमता है उसका आकलन किया गया है और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और चाइना संयुक्त रूप से हैं, चौथे पर भारत है और पांचवें स्थान पर साउथ कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भर करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा राफेल। तो राफेल विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। इस बात को याद रखिएगा। और उन्होंने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान भरी थी। तो लगभग 30 मिनट की उड़ान थी उनकी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और उन्होंने सुखोई विमान में भी 2023 में उड़ान भरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जहाज ने पहली बार किस द्वीप तक समुद्री यात्रा पूरी की है? आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। तो दोस्तों बैरन द्वीप तक पहली बार एक यात्री जहाज पहुंचा है जिसका नाम है सिंधु जहाज। और आपको याद रखना है कि जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना में जो भारत का दूतावास है वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको दिवाली 500 कूपन कोड यूज करना है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ई बुक वगैरह सभी मिल जाएंगी। 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है इसका पैकेज मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब जाएंगे ऐप में तो आप यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।